अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? और सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे। अच्छा जनाब, आज सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ। लेकिन आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारा ट्रैफिक जैम था और एज़ यूजुअल रोज़ाना तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ये ज़रूर बात कर रही होती हूँ कि ट्रैफिक जैम होता है और इस जैम होने की वजह जो है कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी होते हैं। कल मैं एक जगह से गुजर रही थी तो वहाँ पर मुझे लगा कि आगे कहीं ट्रैफिक जैम है और बड़ा रश है और बड़ा झगड़ा सा हो रहा है। तो मेरे जहन में सबसे पहले यही आया कि खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। बट एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, मगर एक चंकी रिक्शे वाला और एक जो मोटर बाइक वाला था वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और पता नहीं क्या हुआ था, किसी की बाइक टच हो गई थी या चिंची बाइक से टच हो गया था, आई डोंट नो। मगर उसकी वजह से थ्रू आउट ट्रैफिक जैम था और पूरी कतारें लग गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो किसी ने उनको आगे जाके कहा कि भाई आप साइड में होकर बात कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, चिंची रिक्शा वाला जो है वो भाग जाएगा। सो यू नो, ये माइंड सेट है कि वो चिंची रिक्शे वाला भाग जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी ट्रैफिक जैम की हुई है। पीछे कोई पेशेंट हो, कोई भी हो, मरीज़ हो, किसी को जल्दी घर पहुँचना हो, नहीं, क्योंकि उनको बीच सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक जैम करके झगड़ा करना है, इसलिए उन्होंने पूरी ट्रैफिक जैम की हुई थी। तो ये तो मूड्स है हमारे लोगों के, ये तो एथिक्स है हम लोगों के कि अगर हमें झगड़ा भी करना होता है और इसमें हमारा इंटरेस्ट है कि हमने अगले को रोक के बात सुनानी है, तो इसकी वजह से बेशक पीछे पूरी लाइनें लग जाएं, कतारें लग जाए ट्रैफिक जैम की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एटीट्यूड को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एटीट्यूड जो है वो रमज़ान में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है लोगों का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो सब्र करने वाली चीज़ होती है उस पर वो ये कहते हैं जी हमारा रोज़ा है तो इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। हालांकि रोज़े में आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। रोज़ा हर चीज़ का होता है। रोज़ा जो है वो आपकी नियत का भी होता है, रोज़ा जो है वो आपके गुस्से का भी होता है। तो आपने हर चीज़ से जो है वो इज्तनाब करना होता है और आपने हर चीज़ को इग्नोर करना होता है। पेशेंस का, सब्र का नाम ही तो रोज़ा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। और आज आपके लिए क्या कुछ है भाई? रमज़ान की आमद होती है, टाइमिंग्स चेंज होते हैं, स्केजुअल भी चेंज होता है, वहीं पहनावे भी चेंज होते हैं। लोग जो है अलविदा जुम्मे से रिलेटेड बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो बनवाते हैं, फिर हर जुम्मे को यानी 4 जुम्मे को जो है वो नए ड्रेसेस पहने जा रहे होते हैं। रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ होती है तो कई सारे ड्रेसेस जो है वो चाहिए होते हैं लोगों को। और फिर ईद, तो पूरा रमज़ान ही जो है वो रहमतों, बरकतों, इनामात, बरक़ात का ही महीना है और इस महीने में आपको हर तरह की खुशी जो है वो अल्लाह ताला दे रहे होते हैं, नेमत, रहमत, सारी चीज़ें। तो उसके अलावा अब आप ये सोचते हैं कि भाई अब क्या ट्रेंड इन है, भाई लॉन्ग शर्ट्स बनाएं, शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो वेयर करें, फैशन क्या करें। तो इसके लिए है ना हमारी एक्ट्रेस जो आपको बताती है कि आपने क्या फैशन करना है। ज़रा ये देखिए। अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त ड्रेसेस जो है वो हानिया ने वेयर किए हुए थे। और ये जो होते हैं ना, ये सारे ड्रेसेस इस तरह के होते हैं कि इनसे बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ भी आते हैं और आपको पता लग जाता है कि भाई कौन सा फ़ैशन जो है वो इन है। और इनफैक्ट अगर कोई डिज़ाइन पुराना भी है तो आपको एटलीस्ट ये ज़रूर पता लग जाता है कि आपने किस चीज़ को किस तरीके से वेयर करना है। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर क्रिकेटर्स के बड़े फैंस होते हैं, वो उस हवाले से मीम्स भी बनाते हैं, डेडिकेशन भी करते हैं, अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं। वहीं सियासतदानों के भी बहुत सारे फ़ैन्स होते हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सिर्फ सियासतदानों के जो फ़ैन्स होते हैं या सियासतदानों के पीछे जो लोग होते हैं वो सिर्फ वही नहीं होते जो उन पर तनकीद करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे फ़ैन्स भी होते हैं जो कि अपने पॉलिटिशियन से प्यार करते हैं, जो उनको याद रखते हैं और उनके लिए वो बहुत कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर बनाकर डेडिकेट करते हैं। आपको लेके चलते हैं फ्लैशबैक में। ये जो पर्सनैलिटी हैं मेरी भी बहुत फेवरेट है, मेरे ख्याल में सारी ख़वातीन की फ़ेवरेट है। इनकी ये शादी की जो है वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत पसंद की जा रही है, ज़रा देखिए। तो ये आपने देखी, जी हाँ बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग जो है इन्हें पसंद करते हैं और लेडीज़ के लिए जो है वाकई किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। राइट नाउ अगर देखा जाए
तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़्यादा उनमें उनकी झलक नज़र आती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हीं की तरह लगती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ब्यूटी टिप्स। और बहुत सारे लोग पूछते जी हाइड्रा फेशियल किस तरह होता है, फेस जो है वो उसको एक्सफोलिएट किस तरह किया जाता है। भाई इस तरह किया जाता है। तो ये हो गया हाइड्रा फेशियल करने का तरीका। हमने आपको बता दिया कि हाइड्रा फेशियल ऐसे होता है, एक्सफोलिएट जो है वो इस तरह से किया जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसे सालन की जिसके अंदर होता है बहुत सारा ऑयल। अब जिस सालन में बहुत सारा ऑयल होता है उसका जो घी होता है यानी जो तार होता है उसके ऊपर तार तार सा घूम रहा होता है, उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि कोई उसको चमचे से निकाल रहा होता है, बड़ी सारी ट्रिक्स होती है, नहीं निकल पाता। लेकिन ये हुआ है चमचा ईजाद जिससे आप तार यानी ऊपर वाला घी निकाल सकते हैं। अच्छा जनाब, है ना अच्छा सा आइडिया। वैसे मुझे भी ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त लगा। लेकिन ये चमचा जो है ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और ईद से पहले पहले जो है ये चमचा मैं घर पे ले आऊँगी, क्योंकि हमारे साथ भी यही मसले होते हैं जो आपके साथ मसले होते हैं। अच्छा अब कुछ बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी नाक साफ़ करने का बेहतरीन तरीका। और ये जो आपके ब्लैक हेड्स होते हैं ये कैसे साफ़ किए जा सकते हैं ज़रा देखिए। अच्छा जी, ब्लैक हेड्स के लिए जो है ये तरकीब आप देखिए कि इन्होंने ब्लैक हेड्स के लिए आसान सा तरीका यहाँ पर अप्लाई किया है। और फिर इसके बाद अब ये तरीका जो है आप देख सकते हैं कि ब्लैक हेड्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे। ये इन्होंने कोई सा भी टूथपेस्ट ले लिया है और टूथपेस्ट के बाद इन्होंने बेकिंग सोडा और जो लीमू है, लेमन है, उसके 2-3 ड्रॉप्स जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है इन्होंने इसको नाक पे अप्लाई करना है और उसके बाद जो ब्लैक हेड्स हैं वो हो जाएंगे आपके साफ़। अच्छा जनाब, ब्लैक हेड्स तो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ से हम मेकअप कर रहे होते हैं, जो हमारे ब्रशेज़ होते हैं, उनको साफ़ करना, उनकी हाइजीन बड़ी ज़रूरी होती है और ये बहुत सारे लोग जो है वो भूल जाते हैं। अच्छा ये जो ब्रशेज़ होते हैं इनको भी आप किसी भी शैम्पू के साथ साफ़ कर सकते हैं। और यूजुअली मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि एक बाउल के अंदर जो है वो ब्रशेज़ डाले और उसके बाद शैम्पू डाला, थोड़ा सा उसको भिगो दिया और फिर उसके बाद उसको बाद में वॉश कर लिया। लेकिन अभी गैजेट्स भी आ गई हैं, तो गैजेट्स जो है वो किस तरीके की आ गई हैं वो ये देखें कि आपने ब्रशेज़ अपने अंदर डाले और बिल्कुल ऐसे जैसे जूसर मशीन होती है ना, ये उस टाइप की गैजेट है जिसमें आप अपने ब्रशेज़ जो हैं वो साफ़ कर सकते हैं। तो अब कुछ चलते हैं हम ब्रशेस की सफाई के बाद फेस के हवाले से बात करते हैं। और फेस की जो जॉ लाइन है उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, अपने फेस को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कैसे, ये इंस्टेंट टिप देखिए। वैसे ही जितनी टिप्स हम आपको बताते हैं ना वो इसलिए बताते हैं कि आप इसको अप्लाई भी करें, लेकिन आप लोग इसको अप्लाई नहीं करते। आई डोंट नो क्या रीज़न है क्यों नहीं करते, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कि भाई ये हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फिर आसान सा तरीका जान लेते हैं और यह है बालों का तरीका कि आपने कैसे कोरियंस की तरह अपने बालों को शाइनी कर सकते हैं, कैसे आप जो है लंबे कर सकते हैं। ये तरीका देखिए, ये बेस्ट रेमेडी है। सीधा हम चलते हैं एयर शो की जानिब और ये ज़बरदस्त एयर शो आपको दिखाते हैं। और इसके बाद आपको सैर कराते हैं बाबूसा टॉप की। अच्छा जनाब, ये हसीन मुकामात होते हैं और जब हम और आप मिलकर इन्हें देखते हैं तो डेफिनेटली दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है कि कुछ प्लान करना है। लेकिन जो लाहौर जाने का प्लान कर रहे हैं वो पहले अंदरूनी लाहौर का ये खूबसूरत मंजर देखें।
अच्छा जनाब, बड़ा ज़बरदस्त है लाहौर शहर, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो डेवलप हुआ है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं, हम वापस आते हैं और अपनी एक्ट्रेस की बात करते हैं जो मज़े मज़े के नए नए जो है वो शूट्स कर रहे हैं और उनकी नई नई रील्स सामने आती हैं। तो ज़रा देखें माया अली क्या कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी में हमें सिर्फ तुम चाहिए, यानी हमारे फैंस चाहिए, आपका प्यार चाहिए। फ़ौरन से चलते हैं और देखते हैं सजल अली जो है वो क्या वेयर की हुई हैं, कैसा इनका ड्रेस है और क्या ये इनकी लुक है। अच्छा जनाब, एक और हमारी एक्ट्रेस हैं और बड़ी यंग एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है आइना आसिफ और इनकी ये रील जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, बहुत वायरल हुई है। हालांकि इसमें इन्होंने एक ड्रेस वेयर किया हुआ है आई गेस, लेकिन देखते हैं कि इनकी ये रील क्यों मशहूर हुई है भाई। देखा आपने, तो ये बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और बड़ी यंग एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है ड्रामों में और लोगों ने बड़ा ही पसंद किया इनको। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉपर बाकायदा शूट्स करेंगी तो वो डेफिनेटली जो है वो रॉक करेंगे। अब आ जाते हैं हम रॉकिंग से टोटके की जानिब। ये है जी गले का इन्फेक्शन, और इस गले के इन्फेक्शन में आज शुमाइला ने आप लोगों को क्या टोटका बताया है। वो टोटका ये है कि जी आधा चाय का चम्मच दार चीनी पाउडर या फिर 1 इंच दार चीनी का टुकड़ा 1 कप पानी में उबाल लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करना है, छान कर शहद में मिलाकर पिएं। ओहो अच्छा, दार चीनी में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं जो गले के इन्फेक्शन को कम करती हैं। ओके, तो ये है बड़ा अच्छा सा नुस्खा, यानी कि टोटका जो कि आपको गले के इन्फेक्शन से बचा सकता है। और अगर ये आप रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज करेंगे ढेर सारी बातें, और इन ढेर सारी बातों में क्या हम मैच का जिक्र करेंगे? हम मैच का जिक्र कर लेंगे क्योंकि इन दी एंड हमें अपनी क्रिकेट टीम से प्यार है, मगर बड़ा डिसअपॉइंट किया। वेलकम बैक। तो जनाब, सिटी अपडेट्स शामिल करने से पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आजिज भाई और अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, पहले सिटी अपडेट्स शामिल करते हैं, उसके बाद जो है वो बात करेंगे टॉप स्टोरीज पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मैच के हवाले से, जिसमें अयाज भाई ने एक प्रेडिक्शन की थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे डर लग रहा है कि अगली प्रेडिक्शन जब मैं इनसे करवाने जाऊंगी तो अल्लाह करे कोई पॉजिटिव प्रेडिक्शन हो ताकि वो भी ठीक हो जाए। चलिए जी, सिटी अपडेट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी फ्लाइट मंसूख हो गई और कौन सी फ्लाइट जो है वो जाएगी। तो इस हवाले से आज हमारे पास क्या है, फ्लाइट ऑपरेशन ये कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 3 परवाजें मनसूख हुई हैं। भाई चलें, तीन ही है, वरना तो कम से कम 10-12 हो रही थी। कराची से लाहौर सीरीन एयर की परवाज़ ER524 मनसूख हुई है। कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर की परवाज़ ER504 मनसूख हुई है। और फिर उसके अलावा कराची से जद्दा PIA की परवाज़ PK731 ये हो गई है मनसूख। अच्छा जनाब, ये परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। और अब जो है ना वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल कहाँ लगी हुई है, क्योंकि अब रमज़ान की आमद है, ख़रीदारी के दिन है। तो आपको बता देते हैं कि सेल कहाँ पर लगी हुई है। ये है जी मिनी माइनर्स, और यहाँ पर 50% ऑफ है, केसरिया पे जो है 50% ऑफ है, एक्सपो स्टोर पे भी 70% है, बरीज़े है 30% पे, शैनन फ्लैट जो है वो भी 35% और इत्तेहाद पे जो है वो 25% है। और अगर अभी तक सेल लगी हुई है तो इसका मतलब यही है कि लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और स्टिल अभी भी वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जाएं और फ़ायदा उठाएं सेल से। अच्छा जनाब, अब कुछ रेट्स हम करते हैं मुर्गी के, ताकि आपने मुर्गी पकानी हो तो आपको पता चल जाए कि स्टैटिक रेट्स क्या हैं। मुर्गी है 650, अंडे हैं 240, बीफ है 950, फिर है मटन 2000 और फ़िश जो है वो है 600 रुपये। तो ये तो हमने आपके साथ में रेट शेयर किए। इसके अलावा जो है दालों के हवाले से जो दालों के रेट्स हैं वो डेफिनेटली हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। जो मौसम का हाल है वो भी हम आपको बता देंगे कि मौसम का जो हाल है वो क्या है। इसके अलावा जो करेंसी रेट्स हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएंगे। और अब रह गया है सोना, और सोने के बारे में तो भाई सोने की कीमतें कर रही हैं आसमान से बातें। मतलब जितने भी ख़रीदार हैं कोई है ही नहीं सोना ख़रीदने के लिए वहाँ पर मौजूद। इस हवाले से जो है पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं, फिर इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। आलमी मार्केट में सोना $10 के इजाफे से $2910 फ़ी औंस हो गया है, और मुल्की सतह पर फ़ी तोला सोना 1000 रुपये महंगा होकर 3,04,200 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 2,60,802 रुपये पर पहुंच गया, और 1 तोला चांदी 3,350 रुपये पर बरकरार है। और इसकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो अभी हम आपको दिखाते हैं, और इस डिटेल रिपोर्ट में क्या कुछ है ये जानिए कि क्या कुछ हो रहा है।
सोने की ऊंची उड़ान, कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरियों की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। आलमी मार्केट में सोना $34 महंगा होकर $2,944 फी औंस पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने की वजह से मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोने की कीमत $3,800 इजाफे के बाद $3,08,000 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। साथ ही 10 ग्राम सोना $3,258 महंगा होकर पहली बार $2,64,060 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजार डीलर अब्दुल्ला हारून का कहना है कि सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की वजह से अब खरीदार मार्केट से गायब हो गए हैं, खरीदार न होने के बराबर हैं। और एक जो लोअर क्लास तबका है वो उसके लिए एक ख्वाब बन गया है, और एक जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अब इस टाइम जो है वो दरपेश हो गया है उसके लिए भी कि गोल्ड जो है कितना पड़ चला जाएगा। और जो मिडिल क्लास तबका है वो जो है अब गोल्ड से जो है साइकिलेट होकर सिल्वर ज्वेलरी पर आ गया है। अब ये जो है वो एलीट क्लास के लिए जो है वो रह गया है, और दिन ब दिन जो है इसमें कमी आ रही है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि शादी का सीजन होने के बावजूद सोना महंगे होने की वजह से कारोबार न होने के बराबर रह गया है। अब आवाम ज़्यादातर पुराने सेट को ही नए सेट में तब्दील करा रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सोना इतना ही महंगा रहा तो आगे जो शादियाँ आ रही होंगी ईद के बाद उन लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि सोने की जो कीमतें हैं वो तो बढ़ गई भाई। अच्छा, अब कुछ मौसम का हाल जान लेते हैं, और मौसम का हाल जो है वो आपको बताते हैं ओवरऑल कि पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान है। इसके अलावा वहाँ पर सर्दी में जो है वो इजाफा भी हो गया है। अच्छा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बादल बरसे हैं। कुछ सफ़ेद पर बर्फबारी ने भी सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। तो ये तो है मौसम का हाल, और अब हम कुछ बात कर लेते हैं मच्छर मारने की। जी हाँ, क्या आपने कभी मच्छर मारे? और अगर आप कोई कहे कि मच्छर मारने पे मिलेगा आपको इनाम, तो ये पॉसिबल है। तो फिर यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है फिलिपाइन में। जी हाँ, फिलिपाइन में जो है मच्छर मारने पे अब इनाम मिलेगा। मतलब है ना इंटरेस्टिंग सी बात, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो ज़रा आप सुन लीजिए। वो क्या है कि फिलिपाइन में मच्छर मारने पर इनाम का ऐलान। फिलिपाइन के एक गुंजान आबाद ये शहर है जिसके इलाके में जो है हुकाम ने डेंगू के बढ़ते केसेस के बाद जो है अब अनोखी पेशकश कर दी है। वहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे थे, 2 लोग जो है वो जान से चले गए थे। उसके बाद उन्होंने अब ये पेशकश की है कि भाई जो भी मच्छर मारेगा और डेंगू मच्छर मारेगा उसको मिलेगा इनाम। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब आते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, और आपको बताते हैं कि भाई टॉप स्टोरीज़ में आज हमारे पास क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले अयाज भाई हमारे साथ हैं, थोड़ी सी करेंगे मैच पे बात। दिल दुखा है तो क्या हुआ, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। जी अयाज भाई, पहले तो आपको आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, अब तो मुझे डर लग रहा है आपसे ना, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। वही कुछ हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद जो है वो बड़े मज़े से, इतनी स्लोइश जो है वो बाउंड्रीज थी, पिच थी, उसके बाद रिजवान ने सोचा कि बैटिंग न्यूजीलैंड को दे देते हैं, हम तो चेज़ कर ही लेंगे, और हमने चेज़ क्या किया वो तो सबके सामने ही है। जी आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है भाई? देखिए प्रेडिक्शन थोड़ा ये भी प्रेडिक्ट करते थे कि जीत जाएगा पाकिस्तान। नहीं, देखिए बात ये थी कि वो पिच को और जो चीज़ें हम देख रहे थे पिछले दिनों जो मैचेस हुए थे उसको देखते हुए प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, ये तो तुक्का था कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा यार, ये तो तुक्का कोई बता नहीं सकता। तो अब बात ये थी कि एक तुक्का और लगाएं, अभी है 23 फेब। ओ माय गॉड, हाई वोल्टेज टाकरा। आज भाई जरा सोच समझ के आपने प्रेडिक्ट करना है। अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं। नहीं, टाइम की बात ही नहीं, इसके अंदर तारों की पर्चियां निकालेंगे, तारों की पर्चियां जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। पिच का पता नहीं है, हमारी टीम आज चली जाए तो बहुत अच्छा है कि वहां जाके वो आज चली जाएगी पाकिस्तानी टीम ना, वहां पहुंच जाए और वहां की चली गई होगी या जारी होगी। वहां भी ड्यू फैक्टर बहुत काम करता है। मसला एक ड्यू फैक्टर का है, साथ ही अब प्रेशर है। अब प्रेशर में आके मैं आपको बता रहा हूँ रिजवान क्या करेगा, अगर टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करेंगे। वैसे भी इंडिया के साथ हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि हम बैटिंग प्रेशर में बैटिंग नहीं कर सकते। बॉलिंग प्रेशर में कर सकते हैं, बैटिंग नहीं कर सकते। सही, टॉस जीत गए पहले बैटिंग करेंगे। इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा कि वो बड़ा स्कोर लगा दे और हमें जो है वो अब पाकिस्तान जीतेगा हारेगा ये भी तो थोड़ा प्रेडिक्ट कर देना। ये तो आप थोड़ा सा जो है ना मतलब सियासी बयान दे देते हैं खाली टॉस का। मैं तो देखिए टॉस का आपको बता दूं, उस दिन भी ये बोला था कि टॉस जीतेगा पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ तो पहले बैटिंग करेगा
और उसके अंदर भी अगर इंडिया टॉस जीतेगा वो भी पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगा कि वो बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा के हमें प्रेशर में ले ले। चले जी, अयाज भाई का जो ये स्टेटमेंट है ना, ये नोट कर लें, ये इनकी शबा, प्रेडिक्शन है। हाँ हाँ, कि हम जब बच्चों को कहते हैं ना हमें तुमसे प्यार है, हाँ। तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ लग रहा है कि हमने रिजवान प्यार ये दे दे क्या के बिगाड़ किया, दिया है। क्या किया रिजवान। हमारे मैदान जंग में गिरते रहने दे, कभी तो उठ ही जाएंगे ना। हाँ जी, हमारे बिल्कुल वालों को तो बिल्कुल। ये वाली है। और 23 फेब को तो प्लीज उठ जाए काइंडली प्लीज। अभी हमें आपसे बहुत सारी होप्स हैं। आप ये नहीं लेकिन सोचे कि हम कल आपकी 23 वाली फेब बात- को आपको सपोर्ट करना आपकी छोड़ वाली देंगे। बात ये है कि कल पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, पावर प्ले के अंदर 22 रन। जी जी, अरे बड़े सारे रिकॉर्ड बनाए कल तो। डॉट बॉल्स के भी रिकॉर्ड बने। डॉट बॉल्स की तो क्या दुनिया में बात 3 है। टीमों ने ही ऐसा किया है। हाँ, बिल्कुल। उसमें एक पाकिस्तान आ गया है, एक अफगानिस्तान और एक शायद खुद न्यूजीलैंड है जिन्होंने पावर प्ले के अंदर ये पिछले वाले मैच में, ये जो ट्राई नेशन सीरीज वाला मैच हुआ था ना, इसके फाइनल में जब सऊद शकील आउट हुए ना, मैं उनका एक्सप्रेशन देख रही थी कि सऊद शकील आउट हुए उस वाले मैच में आउट होने के बाद वो इस तरीके से बॉलर को देख रहे हैं कि ये क्या किया तुमने। सऊद भाई वो खेलने आए थे, वो रीड करके खेलते हैं आपको, उन्हें पता है कि किधर बॉल करानी है, किधर बॉल नहीं करानी है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि किस तरह से हमारे जो प्लेयर्स हैं, इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। मतलब केन विलियमसन जो है, तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जब मैदान में उतरते वर्ल्ड क्लास बैटिंग करते हैं। मतलब पड़ोसी मुल्क जो है वो आपसे डर रहा है कि जी आपका लाइनअप ज़बरदस्त बना हुआ है, सब फॉर्म में है, सब जो है एंथुजियास्टिक हैं। मतलब पाकिस्तान जो है अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि मतलब हैरत हुई कि इतनी डॉट बॉल्स। अयाज भाई इतनी डॉट, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि पिच क्या 2 दफा बदल गई। हाँ, अलग थी, क्या शाम हो में अलग गया? हो गई। हुआ क्या? अब कल मैं ग्राउंड के बाहर गया, माशाल्लाह कल लोगों में जितना जोश और जज्बा था, पब्लिक निकल के आए, हाँ। फैमिलीज आई, बच्चे आए, बुजुर्ग आए, हर तरह के लोग हमें मिले, हमने उनसे बात करी। सब बाहर से लोग आए हुए थे खास मैचेस देखने के लिए। मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो खासकर अबू धाबी से एक खातून आई हुई, कह रही है मुझे पाकिस्तान की टीम पसंद है। वो खुद किसी और मुल्क से, यूरोपियन मुल्क की थी, उसके साथ जो लड़का वो इंग्लैंड से आया हुआ था और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे नहीं हमें पाकिस्तान की टीम पसंद है, पाकिस्तान की क्रिकेट पसंद है, हम वो देखने आए। अब आप जब लोग इस तरीके से आपको इतना ज़्यादा जो है वो बना के सोचे बैठे होते हैं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। कल ये समझ नहीं आया कि बाबर के साथ क्या हुआ। मैच की रन रेट हम देख रहे हैं 6 के बाद 7, 7.5, 8.5, 9.5, 12 पे चला गया। भाई कैसे 20 समझ रहे थे कि आखिर में मार जाएंगे। अच्छा, क्या पीछे सोच क्या थी? मैं तो ये हम जो जिनका प्रोफेशन नहीं है क्रिकेट, हमारा तो शौक है ना, शौक है। दे आर द प्रोफेशनल्स। उनकी तो जिंदगियां क्या बचपन से लेके बुढ़ापे पे पहुंच गए, जिनका ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है। ये स्कूल नहीं जाते, ये वो लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते, सिर्फ खेलते हैं, जो पिटते सारी जिंदगी अपने घर वालों से, कहते नहीं हमें खेलना है क्रिकेट। इनको तो बॉल हाथ में पकड़ते हैं या बॉल जमीन पे टिप्पा खाती तो पता चल जाती है कि किस तरफ जाएगी। पता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बहुत सारे लोग ना ये बात भी कर रहे थे कि बाबर आजम जो है ना, पता नहीं कौन से कोई पुराने जमाने की शायद क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे पता कौन याद आया, कौन? एक टुक टुक हुआ करते हैं मिसबा भाई को टुक टुक कहा करते थे, अब बाबर भाई का नाम टुक टुक ना पड़ जाए मुझे तो ये लगा। किंग बाबर इज अ डॉट बाबर। अब ये हो सकता है, लेकिन खैर वी विश यू ऑल दी बेस्ट अगेन। दुखी दिल के साथ ही सही, लेकिन हमें आप पर एतमाद है, ट्रस्ट है। और वही जुमला कि आप बोले ना हमें आपसे प्यार हाँ है। बिल्कुल आजिज भाई आप कहते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। आजिज भाई जरा आप कहते हैं भाई अपनी क्रिकेट टीम को मैसेज भेज दें, हमारी नहीं सुने, आजिज भाई की तो सुन लें। वाला जो मैच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए। और जब इंडिया से हमारा मुकाबला होता है तो हम कहते हैं वर्ल्ड कप हार जाएं लेकिन इंडिया से जीतना है। बिल्कुल, तो अब देख लें आप इतनी सही। चले जी आजिज भाई, आप वो तो कह दे अपनी टीम को बेस्ट विशेस तो दे दे, तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। मैं इतना प्यार नहीं देना चाहता कि फिर हार जाए। चले जी, हम आपको प्यार देना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि भाई आप जीते या हारे, सुने हमें आपसे प्यार है, लेकिन लड़के तो हारे। शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे भाई रमज़ान आने वाले और टाइमिंग्स जो हैं स्कूल्स की और चाय के खाबों की, ढाबों की, वो हो गई ये चेंज। और वो क्या हुई है ये वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात करते हैं हम कि ये जो चाय के होटल हैं ये 12 बजे बंद कराने की सूरत हाल क्या है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि डिफेंस और क्लिफ्टन में चाय के होटल रात 12 बजे बंद करने की अब सिफारिश की गई है, जिस पे पीपी रहनुमा नजमी आलम का वज़ीर आला सिंध
और डीसी साउथ कराची को ख़त लिखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि भाई चाय के जो होटल हैं जराइम पेशा अनासर के लिए महफूज पनागाहें बन चुके हैं। शुक्र किसी को तो ख्याल आया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में चाय के होटल्स पर मंशियात फरोशी की भी शिकायत मिली है और इस हवाले से कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा भी किया। रात भर खुले चाय के होटलों से रिहायशी शदीद परेशान है। खत का मतन, डिफेंस और क्लिफ्टन के होटल्स में बुलंद आवाज़ में मौसीकी भी अहम मसला बन चुकी है, ख़त में लिखा गया है। और फिर उन्होंने लिखा है ख़त में कि ख़त में डिप्टी कमिश्नर जनूबी से भी होटल्स के औकात मुकर्ररा करने की दरख्वास्त की गई है। आई थिंक ये शहर कायद में डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों के लिए, उनके रिहायशियों के लिए, और इनफैक्ट जो नॉर्थ से और गुलशन से या दीगर इलाकों से उन डिफेंस क्लिफ्टन के चाय के होटल्स पर जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी। क्योंकि अयाज भाई आप तो बेहतर तौर पे जानते हैं कि लोग कितने शौक से जो है इन कैफ़ेज़ में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो रात भर या आधी रात तक जो उनके टाइमिंग्स होते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन पहले आजिज़ भाई आपसे इस पर मैं जो है वो कमेंट्स लेना चाहूँगी। तो ये तो अब ये होगा कि जी ये तो चाय के होटल्स पे क्या प्रॉब्लम हो गई, लोग अगर खुश हैं एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। सबा एक बात समझने की है हाँ कि ये हर होटल की बात नहीं हो रही। जी जी, ये उन्हीं होटल्स की बात हो रही है। बात हो रही है जो सड़कों पे कुर्सियां लगा के रात के औकात में, खासतौर पे डिफेंस में आप देखेंगे तो फुटपाथ पे जी जी, बिल्कुल सीवीयू के बिल्कुल सामने जो है वो हर जगह पे बिल्कुल एक खबर। मैदान सजा के कुर्सियां लगा के होटल चला रहे होते हैं। उनके लिए नजमी आलम ने खत लिखा है और मेरे ज़राए कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने इस पे कार्रवाई का भी सोचा है। अच्छा, और कमिश्नर कराची को लिखा गया है कि वो एक सर्वे बनाएं कि किन किन जगहों पे, किन किन मकामात पे इस तरह की निशानदेही की गई है कि मंशियात का इस्तेमाल भी होता है और जराइम पेशा लोग भी आते हैं और आते होंगे डेफिनेटली। मैं हर होटल की बात नहीं कर रहा, लेकिन रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये होटल्स खुले हुए होते हैं, तो लेट नाइट में लोग आते होंगे ऐसे जो उन्होंने ज़रूर वज़ीर आला के मुशीर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और डिफेंस क्लिफ्टन उनका हल्का है। नजमी आलम का जो इलेक्शन हल्का है वो डिफेंस क्लिफ्टन है, वो वहाँ से हमेशा इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे ज़रूर देखा होगा, चूँकि उनका हल्का है तो उनको ज़रूर ऐसी रिपोर्ट्स मिली होंगी तब ये बात कर रहे हैं। वरना एक सरकारी बंदा क्यों चाहेगा कि लोगों का कारोबार बंद हो या होटल्स बंद हो। मेरा ख्याल है इस पे संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और अगर इसमें मंशियात का इस्तेमाल होता है, अगर जराइम पेशा लोग हैं तो इन होटल्स पे निगरानी, कड़ी सख्त निगरानी होनी चाहिए। और ये देखें, वैसे भी ये एक तवील बहस है, 12 बजे वैसे भी मार्केटें बंद होनी चाहिए। 12 बजे के बाद तो आज भाई वहाँ दिन निकलता है। 12 बजे के बाद तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी होती हैं, खवातीन होती हैं, लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर वो एक तरह का सिंगिंग का माहौल होता है वहाँ। भाई सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे वाकयात भी चल रहे हैं वहाँ पे, झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत सारे वाकयात हुए हैं। हाँ। अभी हाल ही में एक गाड़ी में अगवा की वारदातें हुई हैं लेट नाइट को इन्हीं होटलों में से और फायरिंगें हुई हैं, लोग मारे गए हैं इन्हीं होटल्स में रात के औकात में। तो इस पे 12 बजे का टाइम वैसे भी इनफ है। हाँ। शहर की मार्केटें 12 बजे बंद होनी चाहिए। हाँ। और अब कराची वालों को एक आदत डालनी पड़ेगी इस्लामाबाद और लाहौर की तरह भी। हाँ। कि जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी मार्केटें खोलनी चाहिए और रात को 12 बजे तक फिनिश होना चाहिए। रात को 12 बजे तक फिनिश होना चाहिए। अच्छा अयाज भाई, अगर ये इस तरह से ये जो कैफ़ेज़ वगैरह खुले होते हैं डिफेंस या क्लिफ्टन में से जानते हैं और आपको ये भी पता है कि 11 बजे के 12 बजे के बाद तो फिर लॉन्ग ड्राइव शुरू होती है, वहाँ से फिर रास्तों में रुक के बैठ के एंजॉय करके लोग जो है वो गाने शाने सुनते हैं और पूरी जो है वो ग्रुप्स वहाँ पर बैठे होते हैं दोस्तों के। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुकामी लोग हैं, इर्द गिर्द के जो फ्लैट्स हैं, सामने ये सीवीयू है, इसके सामने और अपार्टमेंट, सामने जो घर बने हुए अपार्टमेंट्स बने हुए और इस तरफ जो है वो खाली प्लॉट्स हैं और वहाँ पर उन्होंने कैफ़ेज़ बनाए हुए, जाने आने वाले ट्रैफिक जैम, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी होगी और भाई पूरी फैमिलीज़ उतर रही हैं, मुख्तलिफ लड़के लड़कियों के ग्रुप्स वहाँ पर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं और वहाँ पर चोरियाँ भी हो रही हैं, स्मगलिंग भी हो रही है और इस तरह की तमाम तर चीज़ें चल रही है जो रिपोर्ट होती है, जो हमें ही पता लगता है जी वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये खत लिखा है। अब इस मामले पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है ना आवाम का, वो वहाँ के लोगों का, आवाम का ही रिएक्शन सामने आ रहा है कि भाई कराची वाले जो हैं वो बड़ा, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, पूरा दिन काम काज करते हैं और उस साइड पे ज़्यादातर बैचलर्स भी होते हैं,
जो कि फिर कहाँ जाएं, वो कहाँ तफरी करें, वही तो है उनके पास एक तफरी के, वो रात देर तक बैठते और एंजॉय करते। ज़रा अयाज भाई ज़रा इसके ऊपर तफसीली तज्जिया कर लें। इसके ऊपर जो है ना हम एक्सपीरियंस कर चुके हाँ। हैं। मैं छोटा बुखारी इसके लिए सबसे पहले जो चाय खाने जो बने थे ये छोटे बुखारी में बने थे, और जहाँ आप सीयू की बात करी हो ख़याबान मुस्लिम है, जो मुस्लिम स्ट्रीट जो कमर्शियल है सही उधर है ये सारी चीज़ें, और ये 2 और बड़ा बुखारी डिफेंस के ये मशहूर वो जगहें हैं जहाँ के ऊपर ये चाय खाने बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग नाम से, छोटा बड़ा चाय वाला नहीं, उस लाइन से बने हुए। सबसे अहम जो थे वो छोटे बुखारी में चाय करके बड़े सारे बने हुए डिफेंस में। पीछे की गली थी। अब रात को होता ये था कि मैं खुद वहाँ रहता था उसमें, छोटे बुखारी में मेरे पास फ्लैट था, मैं रह रहा हूँ। अब रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे एक गैंग निकलता था हैवी बाइक पे, और आप यकीन करें वो नीचे हमारे जब वो आते थे वहाँ, वो जब वो अपनी रेस देते थे, एक्सीलेटर उसका दबाते थे जब, तो वो मेरी मैं 3rd फ्लोर पे, मेरी खिड़कियाँ हिलती थी उनके शोर से, वो पूरा गैंग आता। अब वहाँ मेरी बिल्डिंग, मुझे पता था कि मेरी बिल्डिंग में मेरे नीचे एक बुजुर्ग रहते हैं, वो बीमार थे। अब लोगों को ये बात समझनी चाहिए, वो डिफेंस के ही रिहायशी हैं या कहीं और शहर से आ रहे हैं, तो 12 या 2 बजे आपके तो 3-3 बजे तक वो होटल खुले रहते हैं आज भी। इसके ऊपर ये जो आप बात करिए ना क्रिमिनल्स के लिए अमाजगा है, वो बिल्कुल है। वो यूँ था, ये बात पहले भी एक खत लिखा गया था कि सीएम साहब को कि ये इनको बंद कराया जाए, और इसके ऊपर एक्शन भी हुआ। डीएचए ने खुद इनको बंद भी कराया, 12 बजे पाबंद किया। डीएचए वाले आते थे, इनकी कुर्सियां सामान सब उठा के ले जाते थे। लेकिन इधर क्या होता है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वारदात करते हैं और चाय के होटल पे आके बैठ जाते हैं। अब आप उनको ढूंढते रहे, वो ये पता नहीं वो चाय के होटल पे बैठे हैं 3-3 बजे तक। रात गए, वो एक वारदात करी, सामान उठाया, वहाँ पे अपने खवातीन उनके साथ होती है, उनके पास लाके सामान जमा कराया, फिर आगे चले गए। और आप समझते हैं कि भाई वो वारदात करके निकल गए होंगे, वो निकलते नहीं, वो इन्हीं चाय खानों में बैठ जाते हैं। सही, बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि इनको बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये देर रात तक खुले रहेंगे तो ये अपनी वारदातें करते हैं और आके इस पे बैठ जाते हैं वापस। तो इनको ढूंढना, और इनके ये फिर उनके लिए आमाजगाहें बनती चली जा रही हैं। तो इसलिए, और मंशियात का तो बेदरेक इस्तेमाल है यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरीके से, और इसके अलावा भी इन गलियों के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो सबको पता है। डीएचए छोटा बुखारी रहने के काबिल नहीं है, फैमिलीज नहीं रह सकती। देखिए एक बड़ा सानहा हुआ अभी जो बच्चा कत्ल हुआ, मैं आजिज़ भाई ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपके इस इंसिडेंट से जो है जो आप सुनाना चाह रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई हम बात कर रहे हैं डिफेंस क्लिफ्टन में ये जो चाय खाने हैं, या डिफेंस क्लिफ्टन में ओवरऑल जिस तरीके से अभी ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हम बात करें। आजिज़ भाई आप कुछ इंसिडेंट बताने लगे थे हमें। बच्चा कत्ल हुआ मुस्तफ़ा, जिसको जलाया गया चौकी में जाके, और जो अरमगान पकड़ा गया है, उसके लिए तो ये मशहूर है ना, मंशियात इस्तेमाल करता है, मंशियात सेल करता है। मतलब ये बड़े घरानों, देखिए मंशियात इतनी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके, इन बड़े घरानों में बाकायदा सप्लाई होती है, इन बड़े घरानों से फ़रोख्त होती है, इन बड़े घरानों से फिर मुंतकिल होती है। लड़कों में एक लड़के से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, चरस हो, शराब हो, बाकी जो आइस, इवन आइस इस ख़तरनाक हद तक, इन ख़ास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में इतने बड़े पैमाने पे आइस का इस्तेमाल होता है, जो बहरहाल हमारे सरायत कर गई है हमारे पूरे माशरे में, जिस वजह से सूरत हाल इस नहज पे पहुंची है कि देखें 20-20 साल के बच्चे अमीरों के अपने 20 साल के दोस्त को कत्ल करते हैं, और कितनी ख़तरनाक वारदातें करते हैं। तो इसमें एक किरदार इस तरह के चाय खानों और इस तरह के रेस्टोरेंट्स का भी है कि जो सड़कों पे बने हुए हैं। एक तो अयाज भाई ने वारदातों की बात की, वो भी होती हैं, लेकिन ये वहाँ पे आके इन जो खुले होटल्स हैं, इनमें मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम होता है, सरेआम होता है। तो मैं इस बात से एग्री हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि 12 बजे तक इंतज़ामिया अलर्ट में रहती है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे शहर में रात को 12 बजे तक की मूवमेंट होती है, उसके बाद कोई नहीं होता, पुलिस भी नहीं होती उस तरह। अच्छा, पुलिस, इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि इन चाय खानों से पुलिस खुद मिली हुई होती है। इलाके का जो थाना होता है, हालांकि थाने को पता होता है, उस हर थाने के हदूद में, ख़ास तौर पे डिफेंस के 4-5 जो थाने हैं डिफेंस के लेफ्टिनेंट के, उनको सबको पता है कि उनके एरियाज़ में क्या हो रहा है। लेकिन आपको, मैंने अपनी आँखों से देखा
कि पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां, यानी बड़ी गाड़ियां मतलब पुलिस के अफसरान की होंगी, वो भी आके वहाँ पे इन होटल्स पे रुकती हैं, उनके बच्चे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। तो फिर आप देखें कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मुआशरा किस तरफ जा रहा है, बात यही बात बड़ी समझने की बात है कि भाई ये जो लोग हैं ये क्यों नहीं समझते कि अच्छा, वो ये कहते हैं एज भाई कि यहाँ पर जो रहते हैं ना उन लोगों का तो कल्चर ही यही है, यहाँ तो रहते ही सारे शायद बैचलर्स हैं, यहाँ तो सारे जो है ना वो पार्टी गाइज ही रहते हैं, ये तो एरिया इस तरह का है। और अगर आप वहाँ पर इस बैचलर रह रहे हैं या वहाँ आप उसी माहौल में नहीं रह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा मसला होता है कि ये कहाँ से आ गए हैं और ये इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह का पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब आप बैकवर्ड हो जाते हैं ना, क्या बैचलर काम करने वाला नहीं है, क्या बैचलर को सुबह ऑफिस नहीं जाना, अगर वो बैचलर किसी और शहर से आके रह रहा है उस जगह का सही है, मानते हैं वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं है बैचलर खवातीन भी रहती हैं, बैचलर बिल्कुल रहती हैं, क्यों नहीं रहती हैं। मेरे बराबर में फैमिली रहती थी, उनकी वालदा उनके साथ थी, लेकिन मसला वही था। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं जहाँ रह रहा था उसके ऊपर यही सीन हो गया कि एक आइस वाली फैमिली आ गई, दो मियाँ बीवी थे और वो आइस का इस्तेमाल करते थे, दोनों मियाँ बीवी आइस यूज करते थे, दोनों मियाँ बीवी आइस का इस्तेमाल करते थे। और सैटरडे को ऐसा लगता था कि वो छत टूटेगी और मेरे घर में सब लोग, उनके घर में फिर सैटरडे को दावतें होती थी, उन्हीं की जैसे लोग आ जाते थे। ऐसा लगता था मेरे सर पे कोई वो उछलना, वो गाने लग जाते थे उनके, वो उछलना कूदना। आइस का जो लोग नशा करते हैं, आई हर्ड के उनको बाकी कुछ समझ नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। हमने तो सुना है वो तो दीवार की तरफ मुंह करके बस डांस करते रहते हैं। अभी एक वाकया हो जाती है इनको, जब ये किक लग जाती है तो ये पागल हो जाते हैं बिल्कुल, बस जो जिस फेस में काम कर रहे होते हैं वही करते चले जाए। वो पूरी रात सुबह तक गाने बजते रहते थे, वो चलते रहते थे लोग। मैं कहता हूँ कहाँ से इतना स्टेमिना आ जाता है, एक दफा बर्दाश्त कर लिया, 2 दफा कर लिया, उसके बाद फिर हमने इस्तेमाल किया, जिसका घर था उसको हमने पकड़ा। वो एक अच्छा पावरफुल आदमी था, बड़ी मुश्किल से उनसे घर खाली कराया गया भाई, वो तो बड़ा परेशान कर दिया। इसी हफ्ते में सिंधी ज़बान के एक बहुत बड़े शायर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया हैदराबाद में। उसका अपना बेटा, लेपाल एक बेटा था जिसको उसने पाला पोसा, वो बड़ा ज़बरदस्त बड़ा शायर है सिंध का, वो आइस का नशा करता था उसका बेटा। उसने छुरियाँ मार के आकाश अंसारिया ने अपने बाप को कत्ल किया, छुरियाँ मार के, बड़ी बेदर्दी से बाप को कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी के साथ। पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद फिर उस कमरे को आग लगाई गई उस कमरे को, सिर्फ केस को मिटाने के लिए कि घर में आग लगी थी, उसमें वो जल के शॉर्ट सर्किट से उनका आग लग गया। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे पता चला कि कोई उसके जिस्म पे 20-25 छुरियों के निशानात थे, जिसने यानी कितनी ख़तरनाक हद तक आप अंदाज़ा करें कि आइस का नशा होता है कि इंसान इतना बेदर्द और बेहस बन जाता है कि अपने बाप को कत्ल करता है। ये सूरत हाल है इस नशे की। आइस बड़ी भयानक चीज़ है। ख़ास तौर पे हम चूँकि आज बात निकली है तो मैं इस प्रोग्राम के तौसत से उन वालिदैन को गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, तालीमी इदारों में नज़र रखें। अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं या अगर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी पढ़ रहे, कहीं और कोई ख़ास तौर पे अमीर लोगों के, उन बच्चों को कहूँगा, वालिदैन को, कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। ये जो आइस का नशा इस वक्त कराची के गली कूचों में फैल रहा है, ये बहुत और खुदा न करे अगर किसी के घर तक ये पहुँच गया तो फिर उस घर का पूरे ख़ानदान का अल्लाह हाफ़िज़ है। बिल्कुल देखिए, इसमें पता है क्या वालिदैन के लिए अब निशानी ये है कि आप अपने बच्चे की एक एबनॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर नजर रखें। मैं ये बात आपके उस प्रोग्राम में की कि अगर वो बच्चा जागने का आदी नहीं हो, पूरी रात जाग रहा है और ये कह रहा है कि वो पढ़ रहा है कमरे में, तो एक तो उसको देखें वाकई पढ़ रहा है कि नहीं, और वाकई में अगर वो पढ़ भी रहा है तो वो उसकी आप हालत चेक करें कि वो किस फेस में है। लेकिन जब आपका बच्चा है, उसके एक फेस के ऊपर से ड्राइनेस, आपकी एक चमक होती है ना चेहरे पे, नशा करने वाले की चेहरे पे से चमक बेरौनक शक्ल हो जाती है। बच्चों के ऊपर नजर रखें कि आपके बच्चों की शक्ल क्यों तब्दील हो रही है। अगर उसके मुंह पे बहुत ज्यादा और उसके ऊपर ड्राइनेस छा रही है तो यकीनन वो किसी नशे के आदी में पड़ चुका है। आप उसके ऊपर नजर रखें। आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं कि अगर वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो यकीनन वो कुछ एबनॉर्मल काम कर रहा है जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। खुदारा ये बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये स्कूल के अंदर जो डोप टेस्ट की बात की गई थी उसको बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाना चाहिए और बच्चों के डोप टेस्ट आप करा के उनको काम हो रहा है और ये कर देना चाहिए। अब मेरी तो डिमांड है कि ये हुकूमत ने, शर्जीना मेमन ने ये ऐलान किया था और अब ये आप आता है उनके पास, पहले से ऐलान
किया हुआ है पास तकरीबन इसलिए एक साल से। तो मैं सुन रही हूँ कि एक साल से ये कह रहे हैं कि टेस्ट करवाएंगे, स्कूलों में ये चीजें करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। पब्लिसिसाइज नहीं हो रहा। कुछ तालीमी इदारों में ये काम शुरू कर दिया गया है इस तरह के, क्योंकि इन्होंने ये पहले भी कहा था कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी नहीं देंगे उनकी। बच्चों का मामला है, फ्यूचर का मामला है। लेकिन कुछ स्कूलों को इन्होंने खत लिखे थे, वो भी डिफेंस क्लिफ्टन के स्कूल थे, उनको खत लिखे गए थे और उन स्कूलों के प्रिंसिपल से बच्चों की पूरी तफसीलात तलब की गई। थोड़ा सा काम इसमें शुरू चले जी, थोड़ा सा काम इसके ऊपर शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया आजिज भाई, बहुत शुक्रिया अयाज भाई, हमारे शो पर मौजूद थे। अब कुछ जान लेते हैं मौसम का हाल, और अक्सा शेख जो हमारी करस्पॉन्डेंट हैं वो मौजूद है और देखते हैं कि वो क्या बता रही है मौसम के हवाले से। जी अक्सा। गुड मॉर्निंग सबा जी। अगर वेदर की बात की जाए, कराची शहर के मौसम की बात की जाए, तो शहर के मौसम में उतार चढ़ाव हो गया है। सुबह ठंडी है, दोपहर गर्म है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर में इस वक्त मतला जुज़वी अब्र आलूद और सुबह के औकात में हल्की खनकी महसूस की जा रही है, जबकि दिन के औकात में दोपहर में तेज़। जनाब, मौसम का हाल आपने जाना। वेलकम बैक। तो जनाब, अब मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको कहना चाहिए 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से जो कि कंपटीशन भी विन करके आए हैं। नस्ट के ये स्टूडेंट हैं, और एक जो है वो मैकेनिकल से हैं, दूसरे जो हैं वो इलेक्ट्रिकल से हैं, और तीसरे जो हैं उनका ताल्लुक है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन से। और ये इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है कार एफिशिएंसी से रिलेटेड कतर में, जिसमें ये जीत कर आए हैं। बेस्ट जो है इनको प्राइज़ मिला है, कॉम्पिटिशन विन किया है। मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाती हूँ। बड़े होनहार जो है स्टूडेंट हैं। अभी ब्रेक की लिंक में जब इनसे बात करी थी तो मुझे लग रहा था ये लोग तीनों जो है बड़े पैशनेट है, बड़े आगे जाएंगे। सबसे पहले आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साद, फिर उनके बाद है हमारे साथ कुमैल, और फिर हमारे साथ हैं अनीक। अच्छा जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेट्स। आप जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं और जी बता के आए कतर में कि जी हम बेस्ट हैं। और इतनी ज़बरदस्त जो है वो कार एफिशिएंसी के ऊपर इन्होंने 2 तरह की कारें बनाई, प्रोटोटाइप और अर्बन। और इन दोनों कार्स के कंपटीशन जो है उस हवाले से क्या कुछ हुआ, साथ से शुरू करते हैं। साथ पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी ओवरऑल जो आपके साथ और भी बॉयज़ गए होंगे और भी स्टूडेंट्स गए होंगे, उन सबको मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ये जो कंपटीशन था ये कैसा रहा, इसके लिए आपको क्या टास्क दिए गए थे, कतर में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो कंपटीशन होता है ना, ये एक इंटरनेशनल एफिशिएंसी चैलेंज है। जहाँ पे जो पूरे एशिया से टीम्स आती हैं जो कि प्रोटोटाइप और अर्बन कार्स बना के लाती हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। कुछ कम्बशन इंजन, कुछ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। तो हम जब कंपटीशन में गए, हमने 2 गाड़ियाँ बनाई, एक प्रोटोटाइप और एक अर्बन, दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी हमारी। उसमें हमारी दोनों गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन और सेफ्टी इंस्पेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की वहाँ पे। और फिर हमने कम्युनिकेशंस अवार्ड जीता अपनी गाड़ियों में। कह लें कि यहाँ पे हमारे पास सारी टीम्स में एक टफ़ कंपटीशन होता है। वहाँ इंटरनेशनल जजेस हमारी गाड़ियों को टेक्निकल और सेफ्टी साइड से जो है वो बहुत केयरफुली ओवरलुक कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने एक सिग्निफिकेंट वो काम किया था वहाँ पे। सही। अच्छा जी, आप बताएं कुमैल, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपने क्या क्या इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया? जी, हमारी दोनों जो गाड़ियाँ हैं, दोनों कैटेगरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अच्छा। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का काफ़ी मेजर रोल रहा। इसके अंदर हमारी बैटरी डिज़ाइन हमें खुद करनी होती है, मोटर के कंट्रोलर्स खुद डिज़ाइन करने होते हैं। तो हमारे पास जो हमें इक्विपमेंट्स थे या चीज़ें थी आपके पास? हाँ जी, हमें जो डिज़ाइंस बनाने होते हैं वो एक्चुअली एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जो हम अभी से कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। सही। तो हमारे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। हम लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी होते हैं। सही। तो ये सारा काम हम इस लेवल पर करते हैं। कंपटीशन का मकसद मेनली ये है हमारी अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को हम बेहतर बना सकें और उसको एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके टेस्ट कर सकें कि हम दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट शोबा हर जगह पर ही होता है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो अनीक हमारे साथ हैं। अनीक, आप बताएं आपकी क्या क्या जो है पार्टिसिपेशन रही, आपने इसके लिए क्या कुछ किया और फिर कितनी जो है वो इसमें मेहनत लगती है सारी चीज़ों में? मोस्टली मेरा जो काम था, मैं मैनेजिंग कर रहा था सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, टीम के बारे में अवेयरनेस फैला रहा था थ्रू आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। जो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे थे फ्यूल एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी वगैरह के बारे में, इसी बारे में मेरा मोस्टली काम था। सही, मतलब ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। अच्छा, ये पता है बड़ा मुश्किल काम होता है अनीक,
कि जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर कोई चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोगों को समझाना या फिर लोगों को जवाब देना ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो किस तरीके से फिर आप अवेयरनेस वहाँ पर क्रिएट करते थे, कैसे बताते थे कि भाई ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है इस हवाले से हम कितना और मज़ीद काम कर सकते हैं, इसको मज़ीद कितना बेहतर बनाया जा सकता है, और रिस्पॉन्स क्या आता है आपको? हम लोग मोस्टली वैसे हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं एज आपको भी पता है पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है इस चीज़ का। तो हम लोग अपने सोशल हैंडल्स वगैरह को इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, यूनिक वेज में। हम लोग एज वगैरह को मतलब टारगेट करते हुए अपना कंटेंट्स वगैरह बनाते हैं। जिस तरह कॉमिक्स वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम ऑडियंस जो आजकल की जनरेशन जेन ज़ी, तो उन सबको टारगेट करते हुए मतलब जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है, साथ साथ हम अपनी टीम की अपडेट भी उनको देते रहते हैं थ्रू आउट सोशल हैंडल्स। सही, तो टीम की अपडेट भी देते रहते हैं। अच्छा, टीम की बात की तो मैं साथ से बात करूंगी। साथ ये बताएं कि थोड़ा सा अपना ये ओवरऑल बैकग्राउंड बताएं कि ये किस तरीके से आइडिया आया और आपको नस्ट से कहा गया कि भाई आपने ये पार्टिसिपेट करना है, कैसे वो लोग पिक एंड चूज़ करते हैं आपको? उन्होंने डेफिनेटली जिस कैटेगरी से पिक किया होगा तो उसके बाद डिफरेंट लोगों को और भी पिक करके एक ग्रुप बनाया होगा कि भाई ये सर्टन काइंड ऑफ ग्रुप है और इस ग्रुप से इस जो है वो ग्रुप से ये लड़का जाएगा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी सारी? देखिए, हमारी जो टीम है ना, ये टीम इन्विजन, ये 2009 से फंक्शन कर रही है। 2009 से हम इस तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को टारगेट कर रहे हैं। सही। होता ही है कि हम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम के अंदर एट द सेम टाइम फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स मिलके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। हम 2009 से तकरीबन 15 गाड़ियाँ बना चुके हैं। हम लास्ट जब कंपटीशन में गए थे कोविड से पहले, फिर कोविड आया, हमारे पास फंड्स की कमी थी, स्पॉन्सर्स की कमी थी। उसके बाद हम इस बार हमने दोबारा से रिवाइव किया और शैली को मैराथन कंपटीशन में हम लोग हो गए। टीम में काम जब इस तरह से कर रहे होते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट्स में काम किया जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, जिसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और टास्क जो है वो डिवाइड करके, तकरीबन टीम 30 से 40 लोगों की है, तो टास्क को डिवाइड करके किया जाता है ताकि टाइमली जो है वो कंप्लीशन हो सके दोनों गाड़ियों की। अच्छा, साथ ये बताएं, क्योंकि आप बहुत सारे और भी कंट्रीज़ के वहाँ पर थे स्टूडेंट्स, तो इंडिया भी वहाँ पे था जी। अच्छा, तो क्या उनकी रही एफिशिएंसी, और ज़रा कुछ पता करें, अपने स्टूडेंट से पता करें पड़ोसी मुल्क की एफिशिएंसी क्या रही। 23 फ़रवरी बाद में देखा जाएगा, पहले आज जो है वो ज़रा पता करें क्या कैसे स्टूडेंट्स थे, क्या एफिशिएंसी रही, क्या बना के लाए थे, क्या करके लाए थे? उन्होंने भी उन्हीं सेम कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था जिसमें हम लोग कर रहे थे। ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट हो गई, उनसे हमने बातचीत भी की, उनकी कॉस्ट हो गई, उनका डिज़ाइन हो गया, कुछ हद तक हमसे सिमिलर होता है, कुछ चीज़ें उनके यहाँ कह लें कि रिसोर्सेज थोड़ी ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो उस हवाले से वो एक बेहतर चीज़ बना के लाए हुए होते हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, कम्युनिकेशंस अवार्ड हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। उसके अलावा जब भी वहाँ जाते हैं तो एक पिक्चर भी हम देख सकते हैं साथ, अगर आप देखें कि पिक्चर में भी जो है ना वो इंडिया वाले शायद आप लोग के बराबर में बैठे हुए हैं, ये फ्लैग्स वगैरह लेके इंडिया के स्टूडेंट्स है ना। अभी थोड़ी देर में आएंगे पिक्चर में तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो उस वक्त कैसा लग रहा था आपको जब आप लोगों ने ये एफिशिएंसी अवार्ड जो है वो जीता और कहा जी ठीक है ये आ गए वो लोग जो कि हमारे ऊपर बातें बनाते हैं, और आज है वक्त बातें बनाने का उन लोगों पर। अच्छा जी, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो लोग हैं वो जीत के आए कतर में इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा, अगर साथ के ऊपर ज़रा फोकस करें तो साथ बड़ी डिटेल में बड़ी ज़बरदस्त बता रहे हैं, साथ जी कंटिन्यू करें। लेकिन क्या वहाँ पर जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो राइवलरी से ज़्यादा हम ये कोशिश होती है कि हम दूसरों के प्रोजेक्ट से जो है वो सीख भी सकें कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, और वहाँ पे एक दोस्ती होता है। बाकी भी जिस कंट्रीज से टीम्स आई होती हैं, इंडोनेशिया, चाइना हो गया, वहाँ पे मेजरली सीख रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। फिर टेक्निकल साइड के अलावा शिपमेंट की अगर बात करें, हमें गाड़ियों को शिप करने में भी एक मेजर कॉस्ट कवर होती है, तो उस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो मोर देन अ राइवलरी हम इसको एज ए फ्रेंडली कंपटीशन ट्रीट कर रहे होते हैं, एज ए फ्रेंडली कंपटीशन ट्रीट कर रहे होते हैं। जी आप बताएं। जी हमारा मेन मकसद तो यही होता है कि हम एक दूसरे से सीखें चीज़ें, कि क्योंकि इंडिया में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे से, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे सीखें, और जो हमारा इन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो लोग हमसे सीखें, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है कुछ हद तक, तो वो भी हमसे ये चीज़ सीख रहे होते हैं और हम उनसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सीख रहे होते हैं। सही।
तो बेसिकली हमारा यही गोल था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर जीत के आएँ ताकि लोगों को भी और स्पेशली शेल को भी पता हो कि पाकिस्तान में ज़रूर। तो अनीक, तो आप तो सोशल मीडिया भी रन कर रहे होते हैं, जब आप ये जीत के आ गए कंपटीशन तो उसके बाद आपको क्या क्या कमेंट्स आए बाकी जो है कंट्रीज़ की टीम्स के पास से, बाकी स्टूडेंट्स ने क्या कहा आपको? ऑब्वियसली अप्रिशिएट किया उन्होंने। टोटल 16 कंट्री से टीम आई हुई थी और जो है टोटल 60 टीम्स थी उधर। तो उनमें से जीतना ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? बस जल्दी जल्दी जो है वो एक लाइन आप लोगों ने बतानी है कि आप लोग क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। इस बार जब हम लोग देख के आए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, हमने उनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड टाइम में हम किस तरह से एक बेहतर चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इसको और बेहतर के तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट गोल यही है कि नेक्स्ट दफ़ा हम जब कंपटीशन में जाएं तो एक और ज़्यादा सिस्टमेटिक वे के अंदर काम करें और जो नई टेक्नोलॉजीज़ है ना हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। ठीक है अनीक। और हमारा यही रहेगा और जो इस कंपटीशन से अगर हमें जो सीखने को मिला है उससे और ज़्यादा लर्न करें और आगे अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, आगे अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आप तीनों को बहुत सारी बेस्ट विशेस, आगे इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए, इसी तरीके से जो है नई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते रहिए और हमारे मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते रहिए। तो जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे केमिकल ड्रग्स के ऊपर और अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं और लोग जो है इसकी रोकथाम से कासिर हैं, लोग इसको रोक नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे या फिर जितनी भी यूथ है इसमें इंडल्ज होती चली जा रही है। इस पर बात करने के लिए खुरम जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोकेस एनजीओ से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी केमिकल ड्रग्स हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि एक तो आपकी एनजीओ भी है, इस हवाले से आप काम भी काफ़ी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें, फिर इसके ऊपर मज़ीद मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करें। देखें, नशा तो बड़े कदीम ज़माने से हो रहा है। जी जी जी। और पहले ये नशा जो था, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा सर। ये नशा जो था ये पहले रऊसा इस्तेमाल करते थे, आम पब्लिक के पास नहीं होता था। नवाबीन और बादशाह लोग जो थे वो जी 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 अपने उसके लिए इस्तेमाल करते थे मज़े के लिए। फिर ये होते फिर ये आप ये समझ लें कि 2 सदी 3 सदी के बाद हमारे यहाँ जो आ गया है, जो एंड हुआ है कि अभी इसके पता नहीं इसके आगे भी क्या होगा, वो हुआ आइस। आइस पे अभी इस वक्त हम जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त आइस का है वो जैसे कि अभी आपने रिसेंटली एक वो जो चल रहा है, बहुत इशू चल रहा है, वो बच्चे का मुस्तफ़ा, जी मुस्तफ़ा वाला इशू चल रहा है, वो भी आइस का शख्साना है। इसी तरह अगर आप वो देखें जो नूर मुकद्दम वाला केस था, जी नूर वो भी आइस का है, आइस का था। आइस और कोकेन। तो ये नशे तो अपने जो इस वक्त जो जिन्हें आप हथियार कहते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा हथियार ये है। तो इसमें हमारे यहाँ तो हमारी बात तो वो ना वो टेक्नोलॉजी है ना वो ज़राए हैं, इसको बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ इदारे हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं, कुछ इदारे हैं जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। तो ऐसा ये सिलसिला है। अब सर चले ठीक है, इदारे जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब वालिदैन जो है उनको पता नहीं होता कि बच्चे जो है वो कहाँ चले गए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ इस आइस के जो नशा करने वाले हैं, आपकी एनजीओ है, आपका वास्ता पड़ा होगा, ज़रा उनके कुछ खदोखाल बताएं कि भाई ये जो नशा करते हैं आइस का, इनका दिमाग कहाँ चला जाता है, सैर व तफरी पे निकल जाता है इनका दिमाग और ये जो कुछ कर रहे होते करते जाते हैं। मैं तो जब से ये बातें सुन रही हूँ मुझे हैरत हो रही है कि किस तरह के जो है वो लोग होते हैं या किस तरह के बच्चे, इनफैक्ट जो यूथ है, क्या मतलब इनको क्या हो गया है, ये जो नशा ये करते हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि भाई अगर आप ये नशा करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है, ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, ये आपके करेक्टर के लिए ख़तरनाक है। कैसे कोई आइस का नशा कर सकता है? और अगर उसको ये लत लग गई है तो फ़ौरन से उसकी फैमिली जो है
वो किसी रिहैब सेंटर से, किसी एनजीओ से रब्ता नहीं करती। आपसे लोग रब्ता करते आते होंगे आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग, जरा बताइए कोई एग्जाम्पल। काफ़ी देखें इसमें, अभी आपने जो सबसे पहला एक जुमला कहा वालदैन, हाँ, सबसे बड़ा कसूर वालदैन का है। हाँ, नंबर 1 सही कि उन वालदैन ने अपने आप को एटीएम कार्ड बना लिया जी। सुबह वो जाते हुए उसको 100-200 रुपये दिए, हाँ, और बस फारिग है। सही। और जो ये जो रुझान आया है ना इसमें ज़्यादा इस्तेमाल का, माफ़ी के साथ, वो हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा इसमें कसूर है। ठीक। हम बच्चे को टॉपर बनाने के चक्कर में काबिल बनाने के लिए नहीं है। हाँ, हम भी, आई एम प्राउड टू से कि मैं पीले स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमने तालीम हासिल की है। सही, आज जो तालीम है वो ख़रीद रहा है बच्चा। हाँ, ये बड़ा फ़र्क है। हाँ, अच्छा, जब आप तालीम, तो वो जो टॉपर का चक्कर है ना, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रहा था, जो टॉपर का चक्कर है ना, उसने ये सारी नशे जो है इनको बढ़ावा दिया है। ठीक। क्या है कि जी मेरा बच्चा जो है वो 98% लाएगा, 99% लाएगा। हम जब पढ़ते थे तो पीले स्कूल में पढ़े हुए हैं हम, तो जो 60+ होता था ना, वो बहुत बड़ा माना जाता था कि बहुत काबिल बच्चा है ये। जी जी। आज माँ बाप सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि मेरे बच्चे को। सर, आपकी जो एनजीओ है वो इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी एनजीओ जो है वो बेसिकली फोकस है हमारा अवेयरनेस पे। ठीक। अच्छा, अब हम बच्चों को मुख्तलिफ मीडियम्स में जाके उनको अवेयरनेस देते हैं। अभी हमारा इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम है पोस्टर कंपटीशन का, जो एनुअली होता है, ये हमारा 19th एनुअल प्रोग्राम है। सही। हम मतलब हर साल एक प्रोग्राम करते हैं। हाँ। बच्चों को एक शीट दी जाती है और वो उस पर, और उनको मौजू दिया जाता है। हाँ। कि जी ये मंशियात आपकी नज़र में क्या है। सही। तो वो जो भी उनके जहन में चल रहा होता है ना, हाँ। उसको वो ड्रॉ करते हैं उस पर। सही। तो उससे एक अवेयरनेस का आंसर होता है। फिर वो जब हम उसे देते हैं तो हम ये नहीं करते कि आप बैठ के करें, हम कहते हैं आप ले जाएं। सही। वो ले जाते हैं तो घर ले जाएंगे, पहले तो टीचर है उससे वो डिस्कस करेगा। हाँ। फिर उसके बाद घर जाएगा तो जो बड़े हैं उसे, तो ये इस तरह से एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि आप इसको चला रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास जागे कि जो आइस का नशा है ये ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि ये जिंदगी को भी आपकी सस्ता ही कर देता नहीं, है। ये सस्ता नहीं है, ये नशा जो है ये इतना सस्ता है सर, इन अ सेंस ऑफ लाइक, वैसे सस्ता मैं कह रही हूँ कि इतना सस्ता नशा है कि आपका कैरेक्टर, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर सब बर्बाद हो जाता है इसमें। असल में देखिए, हमारा माशरा जो है ना वो अपनी अक़दार खो बैठा है। और आपने जैसे भी देखे, मैंने फिर वहीं आऊँगा कि बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि मैं आज आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ माई असातिज़ा, मेरे असातिज़ा ने मुझे जो तरबियत की, मेरी तालीम की। हाँ। आज उस्ताद जो है ना वो उससे उसका इस्तेकाक छीन लिया आपने कि टीचर बच्चे को डांट नहीं सकता। जब वो डांटेगा नहीं तो फिर वो बच्चे को सीखेगा कहाँ। आप घर में अगर आप देखें ना, वो जो 4 घंटे होते हैं ना किसी भी इंसान के लिए, वो स्कूल के 4-5 घंटे जो होते हैं, वो उस पर पूरी लाइफ जो है वो बेस करती है। हमने उस टाइम को ये समझ लिया कि वो टीचर जो है वो एक नौकर है और मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है। उसको जो उसने तरबियत करनी थी वो नहीं कर पा रहा। प्राइवेटाइज स्कूलों में मैं ऐसी जगह भी गया हूँ जहाँ पे वो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उन्हें 4-5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही होती है और वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो बेचारी वो खुद पढ़ने के लायक है तो पढ़ाएगी क्या। सही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी तालीम और तरबियत की वजह से हमारे यहाँ ये आ रहा है। आपकी अवेयरनेस कैंपेन से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट करके कहा कि भाई हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और ये कैंपेन जो है ये इस तरह से बड़ी अच्छी है कि बड़ी बेनिफिशियल है, कुछ लोग राह रास्त पर भी आए हों? बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक दफ़ा कस्टम हाउस जा रहा था जी, तो एक लिफ्ट होती है जिसमें वो सारे ऑफिसर्स जाते हैं, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी। तो मेरी पीठ थी तो एकदम एक वो सिपाही जो था ना, मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था कौन से फ्लोर पे है। हाँ। तो एकदम सिपाही अलर्ट हुआ। हाँ। आते उन्होंने शूट किया, जो मेरे साइड में थी तो मेरा आई कांटेक्ट हुआ, तो वो एक यंग चैप। हाँ। तो उसने जब देखा तो मैंने देख के मैं दूसरी तरफ मेरे पास आया करेगा, अंकल सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम।
आपने पहचाना? मैं कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं पहचाना आपको। कहने लगे कि आपने जो मुझे अब से 12 साल पहले एक सबक पढ़ाया था, 12-14 साल पहले, वो मुझे आज भी याद है। और मैं फना का बेटा हूँ। और आपने एक टैबलो आपने किया था, FTC में हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें हमने एक टैबलो किया था। तो उसमें हम 2 भाई थे, एक उसमें मनशात फरोज बना था और एक जो था वो एडिक्ट बना था जो मर गया। तो मैं वो हूँ। अच्छा। तो आपने जो मुझे वो सबक पढ़ाया था वो आज भी मुझे याद है कि मेरे घर में और मेरे ऑफिस में एस्ट्रे नहीं है। राइट। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त भी मेरी जो फीलिंग्स हैं कि मैंने अल्लाह मियाँ तूने मुझे कितना बड़ा काम दिया कि एक बंदा सही तो समझ मतलब मेरे सामने आ गया। अल्लाह करे कि ऐसे बहुत सारे हों। राइट। तो हमें देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात को मैं हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि ये मंशियात जो है मसला किसी एक घर, एक मोहल्ला, एक शहर, एक मुल्क का नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है। बैनुल-अक़वामी मसला, ठीक है। है। अब इसमें जब ये बैनुल-अक़वामी है तो हमें भी ये चाहिए कि हर आदमी, अब आप जैसे आप इस वक्त कर रही हैं ना, तो आप अपने हिस्से की ईंट रख रही हैं इस जिहाद में। बिल्कुल। ये हमें लगता है, ये हम सोचते हैं कि जी हमारे करने से क्या होगा या किसी के बोलने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका एक वर्ड, कभी कभी आपका एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छी बात किसी की लाइफ बदल देता है। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई ऐसा भी तो होगा जिसको फ़र्क पड़ सकता है, जिसको अल्लाह हिदायत दे सकता है। जो इन तमाम मैं तो कहूँगी ये आइस वाले जो शैतानी काम होते हैं ना, ये वाकई आइस एक शैतानी कोई काम है, कोई पता नहीं कौन सी साइकिल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स और सारे लोग फंसते चले जाते हैं और उसके बाद अपना करेक्टर तबाह कर लेते हैं, लाइफ तबाह कर लेते हैं, फैमिलीज़ पूरी की पूरी तबाह हो जाती हैं इस आइस के नशे पर। तो वालिदैन हों या फिर जो भी गार्जियंस हैं, जो भी गार्डियंस होते हैं, जो भी टेक केयर करने वाले होते हैं लोगों को, प्लीज़ गौर से देखें। आप अपने बच्चों को देखें, अपने भाइयों को देखें, अपने हस्बैंड्स को देखें। इनफैक्ट लड़कियां भी ये आइस का नशा करती हैं और उसके बाद जो है जो सूरत हाल होती है उस तरह की खबरें सामने आती हैं। सब आपके सामने। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए। खुर्रम जमाल साहब आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए और इनकी अपनी NGO है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस हवाले से कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। शो में यह वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ये बात कि भाई जिन लोगों का कद छोटा है वो बढ़ क्यों नहीं रहा, और वो बच्चे जिनका कद छोटा रह जाता है उसके लिए क्या करना चाहिए। वेलकम बैक। तो जी आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहना चाहिए जगत टॉपिक है। मतलब ऐसा इशू जो हर घर में एक आध बंदे को होता है और वो ये होता है कि कद नहीं बढ़ रहा। भाई क्यों कद छोटा रह गया, क्या मसला है। और कभी कभी कद ठीक होता है, फिर भी लोग कहते नहीं थोड़ा और बढ़ना चाहिए। हमारे घर में बाकियों के कद इतने लंबे, तो फला बंदा या फला बंदी जो है उसका कद भी लंबा होना चाहिए। तो भाई फिर आपके मसले का हल हमारे पास है, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है शाह भाई ने, फिर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लुबना ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। अच्छा जी, सबसे पहले शाह भाई से स्टार्ट करते हैं। और शाह भाई आपके नाम के साथ खूबसूरत लगा दिया जाए या नहीं लगाया जाए? चले जी, ये खूबसूरत शाह भाई से हम पूछते हैं कि खूबसूरती के साथ बताएं कि भाई कद बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, कद बढ़ाने के लिए एक एज होती है। अब बाज़ लोग छोटे से बच्चे होते हैं, उनको भी कद बढ़ाने के लिए परेशान हो जाते हैं। हाँ। तो वो ग्रोथिंग एज में होते हैं। सही। याद रखिएगा कि जब पेट से लेके 14 साल तक का जो बच्चा होता है वो ग्रोथिंग एज में होता है। उसको किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो कभी गोरा नज़र आता है, कभी काला नज़र आता है, कभी मोटा नज़र आता है, कभी पतला नज़र आता है। तो ये हाइट निकाल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। और जहाँ देखें कि हाइट रुकी है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। याद रखिएगा। इसमें बाद लोग कहते हैं लटकने की एक्सरसाइज करें, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और थोड़ा सा वॉक किया करें। और इसके साथ एक 2-3 जड़ी बूटियां हैं। आपने लेना है मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी जो है वो नशनुमा के लिए बहुत बेहतरीन है। वो मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। ये 2 चीज़ें 100-100 ग्राम सिंघाड़ा और मिश्री। मस्तगी की लकड़ी जो है वो 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध या पानी के साथ। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है। इसी 3 महीने में इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। और हाइट ना बढ़ने की एक और रीज़न भी है, गला अक्सर ख़राब रहता है।
इसकी वजह से भी हाइट में प्रॉब्लम होती है, साइनसाइटिस की वजह से भी होती है। तो इसलिए इनको भी मद्देनज़र आप रखना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर लुबना भी मौजूद हैं। डॉक्टर लुबना, क्या इशू होता है? जाहिर सी बात, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं कभी कभी उनमें भी कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वो उनकी जो इनलार्जमेंट है या वो उनका जो कद है उस तरह से बढ़ता नहीं है। थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये। नहीं, बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। शाह साहब की बात से वो रहूँगी कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपने ना करें मेडिकेशन हवाले से। अदरवाइज ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एंटीनेटल हम चेकअप कर रहे होते हैं ना, एक तो सबसे पहली चीज़ आपका ये देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर मैं हूँ, मेरे बच्चे डेफिनेटली मेरे ऊपर ही जाएंगे, दुबले पतले, हाइट छोटी मोटी, आपका अगर एरर आता है वो तो एक ना बेयरेबल है। अदरवाइज अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में इस तरह होता है कि अगर मदर की और फादर की हाइट जो है 5+ है और बच्चे अगर ना 3 या 4 पे आके स्टक हो गए 21 साल तक, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो खवातीन स्पेशली हाइपरटेंसिव होती हैं या जो गेस्टेशनल डायबिटिक होती हैं जो मदर्स ना, तो उनके बच्चे जो है ना, ये समझें कि डिलीवरी से पहले ही आपको अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर देता है कि उनकी एज अगर बिलफर्ज होनी चाहिए 4 महीने की और वो वहाँ पे अगर डिटेक्ट कर रहे हैं 2.5 महीने, तो हमें क्या होता है कि 1.5 महीना बच्चा अपनी उम्र से छोटा आ रहा है या उसका लो बर्थ वेट है। सही। तो वो इफेक्ट करता है। मोस्टली हमने देखा है ये हाइपरटेंसिव मदर्स और गेस्टेशनल जो मदर्स होती हैं, तो उनके अंदर हाइपरटेंसिव में बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ स्टक हो जाती है, अपनी उम्र से 4 हफ्ते पीछे वो दिख रहे होते हैं। सही। इसी तरह शुगर के ना जो पेशेंट्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं, तो उनका एंटीनेटल जो चेकअप होता है उसमें कंजेनाइटल जो हम एनॉमली स्कैन कराते हैं ना, उसमें वो डिटेक्ट हो जाते हैं वो बच्चे कि वो हमारे पास कोमॉर्बिड उनका आ जाता है ना मदर्स का, कि वो जाहिर सी बात है कि अगर वो हाइपरटेंसिव है या गेस्टेशनल डायबिटिक उनको हुई हुई है, शुगर हुई हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पैदाइश से पहले ही थोड़ी सी उनकी जो ग्रोथ है वो रिकॉर्डेड चल रही थी हमारी। फिर क्या होता है, वो डेफिनेटली बच्चे डिलीवर होने के बाद वो अपनी उम्र से उनकी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं, ये ज़रूर नहीं है एक मदर अगर सारे बच्चे उसने सही डिलीवर किए, एंड ऑफ दी ना बेबी अगर जैसे उसका 7th या 4th बेबी है इस तरह का है, तो उसमें क्या होता है न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन मदर जब होगी तो वो क्या होता है, वो हाइपरटेंसिव भी हो सकती है, शुगर की मरीज़ा भी हो सकती है। उसमें पैदाइश से पहले ही बच्चे की ग्रोथ ना स्टक होके चल रही है, मतलब अपनी एज से 4 हफ्ते पीछे चल रही है। तो डेफिनेटली ये होता है कि फिर हम जैसे ही वो डिलीवर होता है बच्चा, तो पीडियाट्रिशियन को या न्यूनेटल जो कर रहे होते हैं उन डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप इनसे ना रब्ता करें, वो अगर आपको कोई मतलब ना देना चाहेंगे एडिशनल कोई भी सप्लीमेंट वगैरह या कोई ऐसे विटामिन सी या विटामिन डी एक्स्ट्रा जो नॉर्मली बच्चों को जरूरत नहीं होती, तो वो देते हैं। तो डे बाय डे फिर वो जब बच्चे लेना शुरू करते हैं चीजें, और फुल्ली उनको कहा जाता है कि मदर फीड पे रहें। सही। मदर फीड पे रहने का उसका इफेक्ट क्या होता है, एक तो वो आर्टिफिशियल दूध पे नहीं होते वो बच्चे। दूसरी चीज क्या होती है, जो मदर ने एक बच्चे में अगर हाइपरटेंसिव हुई है तो कोशिश ये होती है ताकि वो फीड कराएगी ना, तो उसका स्ट्रेस लेवल है ना कम होगा, ताकि दूसरा बच्चा भी इसी ना चीज से लेके अपने आप को डिलीवर ना करे, इसी चीज से लेके जो है वो डिलीवर ना करे। अच्छा शाह भाई अब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह भाई ये बताएं कि अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बॉर्न कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, वो थ्रू आउट जो है वो प्रेगनेंसी से चलती आ रही होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे अब अगर किसी के साथ ये बाय बॉर्न कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी मदर से ही आ रही हैं, उसकी हिस्ट्री से ही आ रही हैं, उसकी जीन्स में ही आ रही हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए कि लोग जो है वो बेहतर तौर पे सकें कि भाई उनके बच्चों का या तो कद नहीं बढ़ेगा या फिर इसी हद तक बढ़ेगा, या फिर कोई इसके लिए कोई टोटका है, इसके लिए कोई रेमेडी है जो वो करके फिर ये कर सकते हैं? देखिए, बॉर्न से जब बच्चा पैदा होता है तो कोशिश कीजिए कि उसे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरे पे जारी रखें ताकि उसका प्रॉपर चेकअप होता रहे। आजकल आम हुआ है थायराइड ग्लैंड्स हुआ है, डायबिटीज हुई हुई है, बास पैदाइशी बच्चों को शुगर होती है पता नहीं होता, बाद में पता चलता है, फिर इंसुलिन पे रखना पड़ता है बच्चों को, तो इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। सही। दूसरा ये है कि जो मैंने स्टार्ट में एक बात कही कि बाज़ लोगों को गले की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। सही। और बाज़ लोगों के वालिदैन का कद छोटा होता है, बच्चों का कद लंबा होता है। जरूरी नहीं है कि ये जीन्स में जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें यह है कि एक्सरसाइज जारी रखिए, और जब प्रेगनेंसी हो जाए
जो गायनी की डॉक्टर आपको मशवरा दे आप उस पर अमल कीजिएगा, किसी किस्म के पड़ोसियों के टोटकों पे ना जाइएगा। ये हम लोग जो है ना पड़ोसियों की बात ज्यादा मानते हैं, जो पढ़ कर आया उसकी बात कम मानते हैं, उसकी बात कम मानते हैं, जो कि नुकसान का सबब बनता है। सही। अच्छा, तो फिर ये बताएं मजीद इसमें, अब जैसे फर्ज करें कि अब जैसे आपने कहा ना कि एज होती है, या तो किसी की एज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बावजूद भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कद बढ़ जाए। किस एज में कद बढ़ जाता है या किस एज में कद बढ़ सकता है? आप कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे के कद को बढ़ाने की, या जो भी कोई सर्टेन पर्सन है उसके कद को बढ़ाने की। जी शाह भाई। देखिए, मैंने जिस तरीके से कहा कि एक तो एक्सरसाइज जारी रखिए, दूसरा यह है कि जो हम बच्चों के जो वैक्सीन होती हैं, हिफाजती टीके होते हैं, वो बर वक्त लगाइए, वरना चलता हुआ बच्चा जो है माजूर हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, सबसे पहले तो ये कीजिएगा। दूसरा ये है कि जो कद बढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो 7 साल से शुरू हो जाता है। कद उसका आस्ते वैसे तो पैदाइशी बढ़ता जाता है, 1 साल बाद बच्चा दौड़ने लग जाता है, चलने लग जाता है, कद बढ़ता जाता है उसका। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि कभी बच्चा तकड़ा नजर आता है, कभी पतला नजर आता है, वो इसी वजह से होता है, कद निकाल रहा होता है वो। और 14-15 साल में आके वो रुक जाता है बाज़ लोगों का कि जी इनफ। लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे बाज़ लोगों के छोटे कद होते हैं, 5.1, 5.2 होती है, 4.8 होती है, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, 5 तक लेके जा सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कुछ बड़ी मिथ्स भी होती हैं, कुछ पता नहीं ये ठीक होती हैं या नहीं होती हैं, कि भाई लटकें तो कद लंबा हो जाएगा, ग्रिल में लटक जाएं, या फिर जो है वो आपने रस्सी कूदनी है तो उससे आपका कद लंबा हो जाएगा, या फिर आप जो है रात को अगर लेट रहे तो सीधे हाथ पैर करके लेटे तो कद लंबा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ होता है? देखिए, ये तो मिथ है। और हमारे यहाँ मोस्टली अगर हम अपनी आवाम की बात करें ना, मिथ पे अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा सीधा होके सो रहा है और वो इत्तेफाक से मतलब उसके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो वर्कअप कर गए और लंबा हो गया, तो पूरा घर क्या कहेगा कि आप इसी तरह सोए। हालांकि जब आप नींद में होते हैं तो आपका कद बढ़ता है, आई गेस, है ना? हाँ, मगर अब कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ना मतलब ना आप ये समझें कि मार्केट में अगर आप देखें, किसी को नाम कोड नहीं करूंगी, मगर वो सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने चंद एक बच्चे जो कि हाइपरटेंसिव मदर ने डिलीवर की और वाकई बहुत ही शॉर्ट, ये समझे प्रीटर्म भी हुए वो बच्चे। आज मैं उनको देखती हूँ तो 14-15 साल के वो बच्चे हैं, तो उनका कद, उनको जो पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किए ना, क्योंकि आपको पता है हमारे पास फोर्टिफाइड चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें काम तो कर रही होती हैं, तो वो मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर ये आपको रिकमेंड करेगा एक अच्छा पीडियाट्रिशियन जो आपकी हिस्ट्री को जानता होगा। एज अ न्यूनेटल आपको अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जिन मदर्स के अंदर हाइपरटेंशन होती है उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। इसी तरह गैस्ट्रेशनल डायबिटिक जो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन खवातीन को शुगर हो जाती है वो डिसअपेयर भी हो जाती है बाद में, मगर वो बच्चे जो है ना बानिस्बत एक नॉर्मल बच्चे के ना, वो बच्चे या तो बहुत बड़े हो जाते हैं या बहुत छोटे हो जाते हैं, दोनों सूरतें होती हैं उन मदर के साथ। वेलकम बैक। तो भाई उन लड़कों ने उदास नहीं होना, सैड नहीं होना जिनका कद नहीं बढ़ा। अगर आपकी उम्र 25 साल तक की है तो आपका कद बढ़ सकता है। इसकी क्या बैकग्राउंड है मैम से जानते हैं। डॉक्टर लुबना हमारे साथ हैं। डॉक्टर लुबना, 25 साल तक लड़कों का कद बढ़ सकता है? बिल्कुल। अभी जैसे मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये पीडियाट्रिशियन एक है डॉक्टर, उन्होंने रिसर्च की थी इस चीज़ पे, क्योंकि लड़के जो है ना जब ये प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं तो अगर हम अपने माशरे के लड़के देखें ना तो बहुत नॉन सीरियस होंगे, कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते। अच्छा, बच्चियाँ निस्बतन मैं लड़कों के देखूँ तो लड़कियां बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, मतलब एक टारगेट लेके चलती हैं कि मतलब हमें ऐसा करना है, ऐसा करना। अच्छा, लड़के आज आपके पास बैठे होंगे तो आपकी मर्जी से चलेंगे, मेरे पास बैठे होंगे तो मेरी। तो एक हमारे पीडियाट्रिशियन थे जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि किताबें जो कहती हैं ठीक है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बात है ना कोट कर रही हैं, मगर वो कहते थे हमारे खासकर ये पाकिस्तान के और ये सिंध के जो बच्चे हैं इनमें जो है 25 साल तक लड़के जो हैं कद अपना बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये नॉन सीरियस होते हैं। इस हिसाब से इनका ग्रोथ हार्मोन और जो हैप्पी हार्मोन है ना, इनके कभी सप्रेस हो रहे होते हैं और डोपामीन हमारी बॉडी से निकलता है तो वो फ्लैक्चुएट करता है, उसकी वजह से इनकी हाइट जो है स्टक हो जाती है। क्योंकि जब तक ये सीरियस नहीं होते, अपनी टारगेटेड चीज़ों पे नहीं होते ना, जब तक आपके हार्मोन सब मिलके हर चीज़ को पॉजिटिव है ना थॉट्स नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये जीन्स से भी होता है कि अगर वालिदैन का कद छोटा है तो बच्चों का भी कद मोस्टली? अच्छा, हाँ, देखिए अगर कोई हाथी अगर बच्चा पैदा कर रहा है, चाहे वो बेचारा भूखा भी रहे, तो कभी भी वो लोमड़ी के बराबर का बच्चा पैदा नहीं करेगा। एक फैक्ट है ना, एक अल्लाह का निज़ाम है। मगर हमारे यहाँ बीइंग ना मतलब इंसान अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ फ्लैक्चुएट करते हैं।
सम टाइम क्या होता है हमारी डाइटरी हैबिट ख़राब हो गई, कोई मुझे अगर स्ट्रेस है तो वो इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। अगर मदर अगर मेंटली पीस में नहीं है तो डेफिनेटली वो कोई बहुत अच्छा गुड लुकिंग और बहुत सेहतमंद और ऐसा कोई बेबी डिलीवर नहीं करेगी कि जो आप देख के कहो कि हाँ आपको मेल न्यूट्रिशन बच्चे जो हैं आपको देखने में ही लगेंगे। मगर कद जो डिपेंड करता है वो मोस्टली ना 80% आपकी जीन पे करता है, 20% आपकी डाइट पे करता है, तो उसका इफेक्ट आता है। उसका इफेक्ट आता है। शाह भाई ज़रा आप भी बताएं कि 25 साल तक की उम्र में क्या लड़कियों का भी यही है कि 25 साल तक की उम्र में उनका कद बढ़ता है? उनकी क्या एज होती है कि जिस जब तक कद बढ़ सकता है उनका? बेटा मैंने एक चीज़ बताई कि मेरी जो नॉलेज है वो 21 साल तक की है। 21 साल तक, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, राइट, दोनों की बढ़ जाएगी। सही। और जिस तरह आप अभी बता रही थी ना लटकने की, हाँ, तो बंदर के हाथ ज्यादा ही लंबे होते हैं, वो ज्यादा ही लटकता है, ठीक है, पाँव उसके लंबे नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ लटकने का एक नॉर्मल रखें आप, जैसे 1 मिनट 2 मिनट लटके फिर उतर गए। नहीं तो शाह भाई इससे तो फिर ये समझ में आ रही ना कि ये लटकने वाली जो रेमेडी है ये बिल्कुल ठीक है, फिर लटक लटक के बंदा अपना कद बढ़। एक्सरसाइज की बात हो रही है, हाँ, जैसे रस्सी टापना, ये चीजें, ये एक आपने हेल्दी एक्टिविटीज है। बाकी ये है कि आप इसमें एक मदद मिल जाती है। अच्छा। जो मैंने नशोनुमा के लिए मस्तकी की लकड़ी बताई है वो बोन्स के नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है कद बढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जिस तरह मैंने कहा कि ये सिर्फ 20 ग्राम डलता है और बाकी सिंगाड़ा और मिश्री 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लें, लेकिन 3 महीना यूज़ करना है। अच्छा, किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से कद नहीं बढ़ता? देखिए अगर TSH है, थायराइड है ना, हार्मोन अगर आपका जैसे ग्वाइटर अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप उसको देखेंगे वो मेंटली भी रिगार्डेड होगा और फिजिकली भी रिगार्डेड होगा। मतलब उसके हार्मोन्स जो है ना जैसे हम डिस्टर्ब होंगे। तो जब कोई चीज अगर आपकी आपका मेन सोर्स है, TSH जो है ना मेन सोर्स है हमारी बॉडी का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना, तो वो क्या होता है अगर वो डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपकी ऑल ओवर द बॉडी ना कहीं ना कहीं इस तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो आपके अगर मेंटली रिगार्डेड हो रहे हैं, कभी बाइपोलर हो रहे हैं, उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज भी हैं, हाइट भी है, तो हाइट भी इफेक्ट करती है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप ये पीछे से अगर हिस्ट्री अगर आपको पता है तो वो डेफिनेटली कि आप उसको अच्छी तरीके से ना, ये ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें नहीं होती हैं। अगर किसी की हाइट छोटी है तो बढ़ ही नहीं सकती। आपके पास अब सप्लीमेंट इतनी रिसर्च हो चुकी है, वो स्पेशल जो सप्लीमेंट आ रहे हैं शाह साहब ने जो बताया, होम रेमेडीज़ वगैरह, इसको करें तो इस पर इफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा अगर आप ये जो सागुदाना और वो जो होता है मखाने, इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना बहुत अच्छा इफेक्ट जो लोग करते हैं यूज़ और वो बताते हैं, फिर हम लोग पूछते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सही है, बिल्कुल, बस टाइम कम है। अच्छा भाई, ऊँटनी का दूध जो है वो 1 कप रोज़ाना पिया करें, वो भी हाइट बढ़ाने में बहुत मदद देती है। चलिए जी, ऊँटनी का दूध जो है वो भी अगर आप 1 कप पिए तो वो भी हाइट बढ़ाने में जो है वो मदद देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना और शाह भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज के शो का फीडबैक जरूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए सिटी एट 10।